Hello students. So from now we would be starting a new series that is B.Ed series, right? So आज से हम करेंगे B.Ed के लेक्चर्स भी साथ साथ में ऑडिटिंग हमारा चल रहा है, साथ साथ में हमारा इनकम टैक्स चल रहा है, क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज है वो चल रही है। आज से हम नया एक इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। एंड ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके लिए भी है कि अगर आप कभी भी प्रोफेशनली किसी स्कूल या एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आगे जाना चाहते हैं, तो यू शुड नो अबाउट दिस, बिकॉज ये आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसमें भी काफी हेल्प करेगा, दैट हाउ टू टीच, हाउ टू बी अ गुड टीचर, राइट। सो लेट अस बिगिन विद एनसीएफ 2005। जैसे कि एनसीएफ की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है, दैट इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राइट। अब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब सिंपल है, नेशनल मींस दैट ऑल ओवर आवर कंट्री, पूरे देश के लिए है ये करिकुलम। करिकुलम मींस कि हमारा जो स्टडी बेस होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, उसके इर्द गिर्द जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आप कह लो सिलेबस है, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी एक इंस्टीट्यूशन करवाना चाहता है या कर रहा है, राइट। एंड फ्रेमवर्क मींस एक बाउंड्री, गाइडलाइन सेट कर दी गई है बाय द प्रोमिनेंट पर्संस हु हैव गिवन दिस कमिटी। तो उसके लिए दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट। अब ये बनी कैसे, इसके लिए प्रोफेसर यशपाल, इन्होंने यशपाल कमेटी भी स्टीयर की थी इससे पहले। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका मेन पर्पस था या जिसका मेन मोटो था उस रिपोर्ट का, दैट वाज लर्निंग विदाउट बर्डन, राइट। कि बच्चों को हमने पढ़ाना तो है, बट उनका बस्ता या उनका बैग इतना भारी नहीं होना चाहिए जितना उनका खुद का वेट ना हो। मीन्स उनको हमने इतना स्ट्रेस नहीं देना, उनके लिए लर्निंग एक इंजॉयबल वेंचर होना चाहिए, राइट। एंड सेकेंडली, ये एनसीएफ 2005 इंस्पायर्ड थी नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, जो कि 1986 में बनाई गई थी, राइट। बट नाउ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास आ चुकी है 2020, तो अब हमारे लिए वो रेलेवेंट है। बट येस, फॉर योर सीटेट पेपर्स और एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके लिए 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स। नो, व्हाट आर फोकस ग्रुप्स मींस 21 ऐसे ग्रुप बनाए गए थे। उनमें कोई टीचर्स हो सकते हैं, कोई मिनिस्टर्स हो सकते हैं, राइट। कोई ऐसे हमारे ऑफिशियल्स हो सकते हैं जिन्होंने स्कूल में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या तो कभी काम किया है या कर रहे हैं, राइट। एंड दे आर वेरी प्रोमिनेंट एमिनेंट पर्सन। तो उनकी 21 ग्रुप्स बनाए गए थे, राइट। उन्होंने अपने अपने एरिया के ऊपर स्टडी किया, जो फॉर एग्जांपल किसी का एरिया हो सकता है करिकुलम, फॉर एग्जांपल किसी का एरिया हो सकता है यू कैन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल किसी का एरिया हो सकता है दैट करिकुलम में मैथ्स एंड साइंस का सिलेबस। सो उन्होंने स्टडीज की एंड इनमें टोटल 35 मेंबर्स थे। और यशपाल सर, प्रोफेसर यशपाल वाज द फादर ऑफ एनसीएफ 2005 बिकॉज ही वाज द लीडर। वो लीडर की भूमिका में थे इन एनसीएफ 2005, राइट। आई होप this is clear now. ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बेस्ड किस पे है, मींस इसकी जो हम कहें कि ऑब्जेक्टिव, जो इसका मोटिव है, सोच क्या है इसकी, किस सोच के साथ एनसीएफ बनाया गया। तो ये कम्पिटिटिव पेपर्स में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म मींस कि बच्चे में हमने एक ऐसा, उसमें एक आकार, एक शेप लेके आना है कि वो बच्चा अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, जो उसने पढ़ा है आज तक एजुकेशन में, उसको इम्प्लाई करके अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अपने स्किल सेट को और इनहेंस कर सके, अपने आप को एक इम्पोर्टेंट और एक एमिनेंट सिटीजन ऑफ इंडिया बना सके, ऑफ द कंट्री, राइट। मीन्स क्या है कि इसमें रट्टाफिकेशन नहीं है कि बच्चों को सिर्फ रट्टे मरवा मरवा के हमने पास नहीं करवाना है। इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, क्योंकि कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम ये पढ़ रहे हैं तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट होगा,
राइट। सो बाय डूइंग मीन्स उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि यस अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका आपकी लाइफ में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी दिखेगा, राइट। अब इसमें नेक्स्ट है कि टीचर्स रोल क्या है इसमें। सो टीचर्स रोल इसमें जो मेन फोकस एरिया है दैट इज ऑफ अ फैसिलिटेटर, दैट इज टीचर हैज टू प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज दैट द स्टूडेंट शुड लर्न। बच्चा पढ़ अपने आप लेगा, बच्चा सीख अपने आप लेगा, वो जब खुद काम को करेगा उसको पता लगेगा कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। बट टीचर को क्या करना है, एक बैकबोन बन के बच्चे के पीछे रहना है, स्टेज सेट करके स्टेज के बैक साइड रहना है, और स्टेज के ऊपर बच्चे खुद अपना प्रैक्टिकल यू कैन से इनोवेशंस करेंगे, अपने सीखेंगे अपनी गलतियों से, और अगर जहां भी उनको जरूरत पड़ेगी वो अपने टीचर से पूछेंगे, राइट। टीचर को पहले स्पून फीडिंग नहीं करनी है इस एनसीएफ 2005 में। टीचर वुड प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर, राइट। नेक्स्ट, ये जो एनसीएफ 2005 है ये हमारा एनसीईआरटी ने बनाया है, एंड इसका जो डिसीजन लिया गया था वो लिया गया था इन द मीटिंग ऑफ जुलाई 2004 कि हमारे को अब नेशनल करिकुलम को रिवाइज करने की जरूरत है। तो अगर आप देखें 2004 या आफ्टर 2000 से एक एरा था जिसमें कंप्यूटराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया था, एंड टेक्नोलॉजीज वर गेटिंग डेवलप्ड, तो उसके लिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी साथ साथ में रिवाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनसीईआरटी के जो चेयरमैन थे देन चेयरमैन मिस्टर कृष्ण कुमार, उन्होंने नेशनल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रोफेसर यशपाल को अप्रोच किया, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑलरेडी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, दैट इज ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन। तो उन्होंने उनसे ही हेल्प मांगी कि आप ही हमारे को बताइए कि हम कैसे अपना ये जो करिकुलम है उसको इनहेंस कर सकते हैं कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, राइट। नाउ अब जो एनसीएफ है उसका जो प्रेरणादायक इन द सेंस कि द इंस्पिरेशनल पर्सन बिहाइंड एनसीएफ 2005 इज मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, और उनका एक बहुत फेमस ऐसे है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सो ये जो एनसीएफ 2005 का जो चार्टर है 160 पेजेस में ये बनाया गया है, राइट, एनसीएफ 2005। और इसका जो चार्टर है उसका जो ओपनिंग होता है वो रविंद्रनाथ टैगोर, सर रविंद्रनाथ टैगोर के एसे से एक कोटेशन लिया गया है जो एम्फसाइज करता है दो की प्रोस्पेक्टिव्स के ऊपर, वन इज क्रिएटिव स्पिरिट एंड द अनदर वन इज जेनरस जॉय। मतलब क्या है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है सो उसके लिए ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो बच्चे में क्रिएटिविटी को हमने इनहेंस करना है, चाहे वो क्रिएटिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, नॉट 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 कंपल्सरी कि वो सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट में ही हो। बच्चा बहुत क्रिएटिवली एक मैथ्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है, बच्चा बहुत क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है, प्लस एक स्ट्रेस ना हो, पढ़ाई पढ़ाई एक जेनरस जॉय हो, मतलब खुशी देने वाला उसके लाइफ में। वो जो 6-7 घंटा वो स्कूल में बिताए वो खुशी देने वाले उसके लिए वो आवर्स हो, उसके लिए वो लाइफ का टाइम हो जहां पर उसको पेरेंट्स को जबरदस्ती भेजना ना पड़े, बल्कि वो जाकर अपनी इच्छा से सीखे और खुश खुश होके सीखे। द पॉइंट इज दैट दे शुड बी हैप्पी व्हाइल दे लर्न, राइट। सो दीज टू जो ये जो पिलर्स हैं, जो ये इंस्पिरेशंस उन्होंने रविंद्र यशपाल सर ने रविंद्रनाथ टैगोर के ऐसे में से ली थी। फर्स्ट वन इज क्रिएटिव स्पिरिट एंड द नेक्स्ट इज जेनरस जॉय, राइट। नाउ अब मैंने आपको पहले ही बताया कि एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। अब पहले भी 4 एनसीएफ आ चुके थे, वो भी मैं आपको ईयर्स बता देती हूँ आगे। तो वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पर थे ना। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि हमने बच्चे का ना बिहेवियर चेंज करना है, राइट। कि बच्चे को सिविलाइजेशन आती नहीं है, बच्चे को बैठना उठना नहीं आता, बच्चे को पढ़ना नहीं आता, उसको पढ़ाओ, उसको रट्टा मरवाओ, जैसे मर्जी करो, पर बच्चे को पढ़ाओ, राइट। बट एनसीएफ 2005 was based on constructivism approach कि बच्चे को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन को अप्लाई करना आना चाहिए। दैट वाज द मेन मोटिव फॉर एनसीएफ 2005. Now, next is that what is the need for NCF 2005? Right? अब नीड क्यों आई? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि आफ्टर 2000 एक ऐसा एरा था जिसमें कंप्यूटराइजेशन
और टेक्नोलॉजी बहुत डोमिनेट करना अभी शुरू ही हुई थी इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ऑलरेडी थी, तो उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा था। वी हैड टू रिमूव द इल्स ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। हमारे को लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चे को सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाने हैं, उसको पता होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, और वो अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से पढ़े, राइट। हमारे को रटाफिकेशन नहीं चाहिए। रोट लर्निंग का मतलब होता है रटाफिकेशन। बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, राइट। हमारे को बच्चे का पर्पस क्लियर होना चाहिए एजुकेशन का, कि उसका पर्पस क्या है एजुकेशन का, वो बच्चा क्यों जा रहा है स्कूल, क्या सीखने जा रहा है। और देयर वर वेरी स्कूल्स जो कि बहुत इनफ्लेक्सिबल थे, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे थे टाइम के साथ, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे थे बच्चे की नीड्स के साथ, तो उन इनफ्लेक्सिबिलिटीज को भी रिमूव करना था। एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। अगर बच्चा मैथ्स में स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आर्ट का ए भी ना आए, नो। अगर बच्चा बहुत अच्छा है आर्ट में, उसका इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको 1 2 3 ना आए मैथ्स की। यस, हमारे अपने अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक स्कोप ऑफ लर्निंग को बिल्कुल ही इग्नोर करें। जितना हमसे हो पाएगा हम बच्चे में वो इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इन द एंड इफ वी टॉक प्रैक्टिकली, तो हमारी लाइफ में हमारे को मैथ्स भी चाहिए होता है और आर्ट्स भी चाहिए होता है, क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है हमारी लाइफ में। नाउ, अब ये तो था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि एनसीएफ 2005 क्या है, और ये आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछ सकते थे, उसके लिए मैंने एक ब्रीफिंग आपको पहले ही दे दी। नाउ फॉर बीएड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 2 में। सब्जेक्ट होता है इसका एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, एंड इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट आर द वेरियस एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स रिकमेंडेड बाय एनसीएफ 2005, और डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ, राइट। सो उसके लिए एक आंसर फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट किया है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर मैं बात करूं करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान है हमारे पास, हमने एक गाइडलाइन, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि हमने अगर एजुकेशन का करिकुलम बनाना है तो उसमें बच्चे को क्या हमने पढ़ाना है, और वो क्यों पढ़ाना है, और बच्चे को वो सीखना क्यों जरूरी है, राइट। और बच्चा जब वो सीख जाएगा तो आउटकम क्या होगा उसका, मतलब बच्चा जब 18 19 साल का +2 करके निकल जाएगा, वो अपनी लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अपनी लाइफ में उससे कैसे उस जो हमने उसको सिखाया है उससे कैसे हेल्प ले सकता है, अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, राइट। सो ये मीनिंग होता है करिकुलम फ्रेमवर्क का। नाउ मीनिंग ऑफ National Curriculum Framework 2005. Now, what do we mean by National Curriculum Framework 2005? ये मैंने आपको अभी बताया है कि ये एक सेट है ऑफ गाइडलाइंस है, जिसमें हमने गाइडलाइंस देनी है कि टेक्स्ट बुक्स में सिलेबस क्या होगा, टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी, टीचर्स कौन सा टीचिंग प्रैक्टिस फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया दैट टीचर वुड परफॉर्म द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर अंडर दिस, राइट। एंड ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करता है, कोई इसमें साउथ नॉर्थ कुछ नहीं है। एवरी स्कूल इन इंडिया हैज टू फॉलो एनसीएफ 2005, और ये इन 2005 में ही पब्लिश कर दिया गया था बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी इन इंडिया, ऑन द एडवाइजरी ऑफ एमएचआरडी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बिकॉज ये भी हमारे का एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है कि एजुकेशन हमारा कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। So it comes under Ministry of Human Resources and Development, because हम सारे ह्यूमन रिसोर्स ही हैं कंट्री के, और जो बच्चे होते हैं वो द बडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। Next is what are the features of NCF 2005. So if I talk about the features, so इसमें स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट के रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत बात की गई है कि हमने स्कूल और क्लासरूम का इन्वायरमेंट बिल्कुल ही चेंज करना है विद द चेंजिंग टाइम, राइट। लर्निंग प्रोसेसेस को भी रिफॉर्म करना है कि बच्चा कैसे सीखे, रटा मार के नहीं सीखे, प्रैक्टिकली करके सीखे, गलती करके सीखे, बट रटा मार के ना सीखे। परस्पेक्शन, जो हमारा पर्सपेक्टिव था एजुकेशन को लेकर, वो चेंज हुआ है हमारा, राइट। करिकुलम को हमने और इनहेंस करना है, और एक सिस्टम से स्कूल को चलाना है, राइट। ऐसा नहीं कि कोई भी हमने एडजस्टमेंट ऑन द स्पॉट कर दी है या कुछ भी ऐसा, नो। एक सिस्टम के अंडर सब वर्क करेंगे। एंड यस, वो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट 2000s वाज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट।
सो इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, हम इस आंसर को कैसे शुरू कर सकते हैं, ब्रॉडली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस आंसर को कैसे शुरू कीजिए। मैंने ये पीडीएफ बनाई हुई है, आई वुड शेयर द लिंक इन द वीडियो एज वेल। सो इंट्रोडक्शन इज दैट इंडिया जो है हमारा एक बहुत ही कल्चरली एंड इमोशनली डाइवर्स कंट्री है, राइट। और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा इज इन द चाइल्डहुड स्टेज तो उसको नहीं पता होता कि उसके आसपास कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। सो द चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस टू नो कि अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, राइट। सो एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना वाज द मेजर रीजन जो एनसीएफ 2005 आया था, राइट। एंड इफ आई प्रेजेंट यू द डेटा, तो 15 लाख के आसपास स्कूल्स हैं हमारे पास जो करंटली इंडिया में रन किए जा रहे हैं, इधर इन द गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट फॉर्म, राइट। सो हमारा इतना लार्ज नंबर होने के बावजूद भी हम क्वालिटी एजुकेशन में लैग कर रहे हैं। आउटकम बेस्ड, मतलब बच्चा जब +2 कर लेता है तो उसके हाथ में क्या है कि वो उस एजुकेशन से इनपुट तो उसने ले लिया 18-19 ईयर्स तक, अब उसका आउटपुट क्या है, मतलब वो कैसे मनी जनरेट कर सकता है, रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जो भी उसने सीखा, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन, कि अगर 18-19 ईयर्स के एज में उसको हमने सिखा दिया कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो उसको पता है दैट ही वुड परफॉर्म ट्रेडिंग एंड उससे वो पैसे कमा सकता है, रेवेन्यू अर्न कर सकता है, अपने बिल्स पे कर सकता है, राइट। सो इन दो लैकिंग को पूरा करने के लिए, दैट इज ऑफ क्वालिटी और आउटकम बेस्ड एजुकेशन, एनसीएफ आया था, राइट। अब इसमें भी हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या थे। ट्रेडिशनल अप्रोच टू एजुकेशन वाज कि स्टूडेंट्स को एग्जामिन कर लो, साल में एक बार पेपर ले लेते हैं, बहुत मैकेनिकल सिस्टम था, ठीक है। वही पेपर होने हैं 100 नंबर के, पुराने पेपर से पढ़ लीजिए, उसमें से 90% जो है वो रिपीटेटिव क्वेश्चन पेपर आता था। कोई क्रिएटिविटी के लिए ग्रोथ नहीं है, आईक्यू बच्चे का नहीं बढ़ रहा है, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, राइट। अब एनसीएफ 2005 ने क्या किया, सब स्कूल्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गाइड किया कि वो बच्चे का सबसे पहले ओवरऑल डेवलपमेंट करें। ओवरऑल डेवलपमेंट इन द सेंस दैट 360 डिग्री बच्चे को हमने डेवलप करना है, राइट। सो ये इसका मेन मोटिव था या मोटो था, राइट। नाउ अभी मैंने आपको पहले बताया 5 मिनट पहले कि एनसीएफ पहले भी आ चुके थे, तो एनसीएफ 4 आ चुके हैं आज तक, इंक्लूडिंग 2005 वाला, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 एंड 2005, एंड दिस वाज द लास्ट वन। अभी इसके ऊपर कोई नहीं आया है, एंड ये सारे ही एनसीईआरटी ने ही पब्लिश करवाए हैं, राइट। अब एक एनसीएफ टीई 2009 भी आया है, अगर आप कॉम्पिटिटिव्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। टीई स्टैंड्स फॉर टीचर एजुकेशन, और ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के अंदर सिर्फ टीचर्स के इन्हांसमेंट के लिए, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया था, राइट।